2020 का ये मामला कैसे सुशांत से लिंक्ड है, कैसे दोनों ही मामले आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामलों में अभी भी सच्चाई का इंतजार है, जरा आपको समझा देते हैं। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है। दिशा सालियान पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से गिरने से ये मौत हुई। पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट उस वक्त बताया, दुर्घटना। दिशा के परिवार ने पुलिस की बात उस दौर में मान ली, 2020 में मान ली। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा और 14 जून को, ठीक 6 दिन बाद 8 तारीख को दिशा सालियान की आत्महत्या कहें, हत्या कहें, जांच का मामला है, लेकिन मौत हो जाती है। उसके बाद 14 जून को 2020 को ही सुशांत की मौत होती है, महज 6 दिन बाद। और पुलिस ने सुशांत की मौत को भी सुसाइड ही बताया था, आत्महत्या ही बताया था। दिशा सुशांत की मौत पर देश भर में उस वक्त सवाल उठे थे। रिपब्लिक भारत ने भी इसे प्रमुखता से उठाया था और अभी भी हम सच्चाई की तलाश में हैं। और यही वजह है कि जब दिशा सालियान के पिता ने यह मुद्दा उठाया तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ है कि क्या जो याचिका उनकी तरफ से दी गई है उस पर हामी कोर्ट भरता है या नहीं। रिपोर्ट देखिए। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर दी। कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा, न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। दिशा सालियान के डैडी ने ये मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। मुझे लगता है कि उनकी जो याचिका है वो हिसाब से कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने वापस उसकी जांच करनी चाहिए। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने इस केस में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की तो आदित्य ठाकरे की तरफ से भी जवाब आया है। मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी, मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। दिशा केस में आदित्य ठाकरे का जैसे ही नाम आया, शिवसेना उद्धव गुट के नेता उनके बचाव में खड़े हो गए। आदित्य जी ठाकरे एक मैच्योर लीडर है, यंग लीडर है, अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। इनको दबाव डाल के बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके ऊपर पुलिस ने पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और न्यायालय में जाने का सबका अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इन्वेस्टिगेशन करके कहीं ना कहीं सरकार के जो बैठे हुए मंत्री इस पे चर्चा करके इसलिए इस महाराष्ट्र का दिशाभूल कर रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के बजट में इस सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है। दिशा केस को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा सियासी बन गया है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। ऐसे में देखना यह है कि हाईकोर्ट दिशा के पिता की याचिका पर क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि इस मुद्दे ने फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। दिशा सालियान के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। पिता ने महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब भी आवाज उठाई थी, पर उस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बेटे को बचाने के लिए पूरी सरकार आगे आई थी उनकी। आज एक नायक मुख्यमंत्री है जो न्याय देने के लिए आम जनता के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ऐसे देवेंद्र फडणवीस। एक पिता ने अपने बेटी को न्याय देने की मांग की है और मुझे विश्वास है देवेंद्र फडणवीस साहब उसकी जांच करेंगे और आदित्य ठाकरे का जो नाम बार बार सब तरफ से आ रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी, ये मुझे विश्वास है। एक बेटी को न्याय देने का काम ये देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। वहीं सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने भी उम्मीद जाहिर की है कि दिशा केस के साथ साथ सुशांत केस भी शायद सुलझ जाए। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। हम लोग जो आशंका व्यक्त करते थे कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, इन्हें छत से फेंका गया है और कहीं न कहीं उसी घटना से लिंक सुशांत की भी हत्या है, तो उस समय लोग नहीं मान रहे थे। आज वो स्थिति सामने आई है
कि दिशा साल्यान के पिता ही ने इतने लंबे समय के बाद मामले को सामने लाया है कि हाँ उनकी हत्या हुई है, तो हम वहाँ की सरकार से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि जितना जल्द हो इस मामले की जांच करे, दिशा साल्यान की हत्या की जांच करे और दिशा साल्यान के हत्या से निश्चित रूप से सुशांत की हत्या इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों मामला सामने आ जाएगा अगर दिशा साल्यान के केस का जांच होगा। तो जांच की मांग सभी कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े लोग भी, दिशा साल्यान से जुड़े लोग भी। ऐसे में क्या कहता है कोर्ट, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगली खबर का रुख कर रहे हैं, बात अब नागपुर की करने जा रहे हैं। नागपुर की हिंसा फाइल्स की जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन अब लगातार सिलसिलेवार तरीके से खुलासे नागपुर में हो रहे हैं। पहले सामने आया कि कैसे फहीम खान ने बड़ी भीड़ इकट्ठा की और अब नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ गया। ये समझ में आ गया कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए ये पूरा हिंसा भड़काने का प्लान बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे नागपुर के इन लोगों तक फैल गया और इसका जिम्मा फहीम खान ने उठाया था। उसने नाबालिगों को भी इससे जोड़ा और लोगों को भी इससे जोड़ा और नागपुर में जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके पीछे बांग्लादेश से भी कुछ हाथ सामने आए, जिसको लेकर जांच अब आगे कैसे बढ़ रही है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि अब नागपुर शांत जरूर है, लेकिन जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए ये जो अकाउंट है ये बांग्लादेशी अकाउंट है, बांग्लादेशी शख्स का अकाउंट है जिसका नाम नवाज खान पठान है और इसने क्या लिखा है, इट्स आवर टाइम। अभी तो सिर्फ अटैक किया, अगली बार तुम्हारे घर से ये औरतों को टारगेट करने की बात कर रहा है, आप पढ़ सकते हैं। और ये भी कहा है हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का सीधे सीधे ये पोस्ट सामने आया है बांग्लादेश से। और ऐसे कई अकाउंट्स हैं, ये एक अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो पूरे समय एक्टिव थे। जरा आपको बताते हैं कि कैसे इस तरह के पोस्ट से औरतों को टारगेट करने की धमकी दी जा रही थी। पोस्ट के जरिए कैसे सीधे बांग्लादेश से जहर उगला गया ये जान लीजिए। नागपुर हिंसा पर बांग्लादेश से कई पोस्ट किए गए, नवाज पठान के हैंडल से पोस्ट किया गया और पोस्ट में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया, हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्द इसमें लिखे गए थे। और अभी तो सिर्फ अटैक किया, इस तरह की बातें लिखी गई, अगली बार तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। आप सोच रहे हैं किस तरह का इनका माइंडसेट है, किस तरह की मानसिकता के हैं और सीधे महिलाओं को टारगेट करने की बात ये कर रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं ये बात बांग्लादेश से शुरू हुई, बांग्लादेश से शुरू होकर कैसे नागपुर में उन उपद्रवियों तक पहुंच गई जिन्होंने दंगे जैसे हालात नागपुर में खड़े किए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम समझ में आया, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर आपने देखा और जो नागपुर में हुआ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा समझाते हैं आपको। देखिए नागपुर में कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि कैसे महिला पुलिस कर्मियों से अभद्रता की गई, वहीं बांग्लादेश से जो पोस्ट आया है वहां भी हिंदू महिलाओं के खिलाफ ही पोस्ट किया गया है। यहां नागपुर में वर्दी फाड़ने की कोशिश हुई है, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके साथ इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई है। इनका टारगेट अलग था, ये जो उपद्रवी थे जिन्हें अब पकड़ा जा रहा है बांग्लादेश से जो कट्टरपंथी हैं, जो पोस्ट कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ जहरीले बयान दे रहे थे, उन कट्टरपंथियों के निशाने पर भी महिलाएं थी। तो आप देख रहे होंगे एक तरह का पैटर्न है, जगह अलग अलग है।